फिजिक्स में नया चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र बहुत अच्छा चैप्टर है। न्यूमेरिकल के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी। विद्युत क्षेत्र में कौन कौन सा टॉपिक आप लोग का पढ़ना है, जो देखिए। फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले ये जानना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की कंसेप्ट यानी अवधारणा है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, सामूहिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और 6 में है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी आयातीय घटक। 7 में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। 8 में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। 9 में है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। 10 में है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। 11 में है डायपोल में मोमेंट्स 10 में इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। 11 में डायपोल मोमेंट्स, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 12 में है डायपोल फील्ड, द्विध्रुव क्षेत्र। 13 में है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता। 14 में है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत तीव्रता। 15 में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मतलब शॉर्ट विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। 16 में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक समान आवेशित रिंग के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। 17 में है इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान 2 विमीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता के में एक समान 2 विमीय विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। 18 में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपका 18 टॉपिक है जो आपका इसमें पढ़ना है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा हो जाता है, जो देखिए। पहले तो आपका ड्राइव टॉपिक में आपका 13, 14 और 18, 13, 14 और 18 नंबर का जो टॉपिक है, इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी 13 में जो है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, या तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर। 14 में विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और 18 में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में डायपोल का स्थितिज ऊर्जा। ये आपका 3 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा करके आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। और 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन रहता है ज्यादा करके डायपोल फील्ड से रहेगा। 2 मार्क्स का डायपोल मोमेंट से रहता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल ये सबसे 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछेगा, 2 प्रॉपर्टी लिखने के लिए कहेगा।
उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिफिनेशन भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर वाले में 1 नंबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिफिनेशन भी पूछेगा। या तो आपका यही पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे आपका न्यूमेरिकल आता है ज़्यादा करके 5 टॉपिक 5 नंबर का जो है। फिर 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज, यानी 3, 4, 5 इससे ज़्यादातर के न्यूमेरिकल ही पूछता है 2 मार्क्स का। और ज़्यादा यदि हायर ऑर्डर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 6 नंबर का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो ये आपका 6 नंबर का पूछ सकता है। तो इसमें कंक्लूजन क्या है कि आपका 3, 4, 5 ये तीनों से न्यूमेरिकल आने का चांस ज़्यादा रहता है, ये तीनों टॉपिक से। उसके बाद आपका 2 नंबर का 2 मार्क्स का जो रहेगा आपका 9 रहेगा, ज़्यादा करके 9 रहेगा, या तो आपका 11 रहेगा। 9, 11 2 मार्क्स, याद रखिए 9, 11 2 मार्क्स। 3, 4, 5 जो है आपका ये 3, 4, 5 का जो इससे जो न्यूमेरिकल रहेगा ये भी 2 मार्क्स में हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा न्यूमेरिकल। और 13, 14, 18 ये आपका 5 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए अब हम सभी टॉपिक को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, पहले अच्छी तरह से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छी तरह से हम समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आप पढ़े थे यदि स्पेस में कोई आपका चार्ज लेते हैं, जैसे क्यू कोई चार्ज है ना, तो क्यू चार्ज के निकट यदि कोई एनदर चार्ज क्यू नॉट लाते हैं तो इसके बीच एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एक्सर्ट होता है। इट फोर्स में बी आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, यानी किसी एक चार्ज के निकट जब दूसरे चार्ज को लाते हैं तो दोनों चार्जों के बीच में या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आरोपित होता है, एक्सर्ट होता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है तो इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस चार्ज के अराउंड कोई एक ऐसा स्पेस कन्विक्स हो जाता है जिस स्पेस के अंतर्गत कोई चार्ज लाएंगे तो इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, और यदि इस स्पेस से बाहर होते इस पर फोर्स एक्सर्ट होना क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी यदि कोई आवेश के चारों तरफ है ना एक वह स्पेस जिसके निकट कोई दूसरे आवेश को लाने पर उस पर चार्ज एक्सर्ट हो रहा हो, तो उस स्पेस को यदि उस जगह को आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो जाता है कि ये स्पेस अराउंड द एनी चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी कैन बी एक्सर्ट या कैन बी एक्सपीरियंस बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बल को अनुभव किया जा सकता है यदि उस क्षेत्र में कोई और अनचार्ज लाया गया हो, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन आपका सिंपल हो गया, यानी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर, यानी जिस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर विद्युत बल आरोपित होता हो तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब रह गया विद्युत क्षेत्र को आप डिनोट कैसे कीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो निरूपण होता है, निरूपण उसको हम ई से करते हैं ना, ई से विद्युत क्षेत्र को। और आगे बताएं कि विद्युत क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र का पूछेगा ड्राइवेशन तो ही निकलेगा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकलता है। अब इसमें जानिएगा कि जिस चार्ज के कारण आपका स्पेस आपका एक बनता है, एक स्पेस क्रिएट होता है, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, मतलब इसको हम स्रोत आवेश कहते हैं हिंदी में, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। दूसरी बात अब है जिस चार्ज को इस स्पेस में लाने पर आप यह अनुभव कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि वाकई में यहाँ तक ये फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्ट करता है या नहीं करता है। तो यानी जिस चार्ज की सहायता से आप इलेक्ट्रिक फोर्स को टेस्ट करते हैं या टेस्ट किया जाता है उस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया। इसको हिंदी में परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश।
दूसरी बात है टेस्ट चार्ज होता है क्या। टेस्ट चार्ज का खासियत है कि इस पर जो आवेश होगा टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव में होगा और +1 कूलाम रहेगा। तो टेस्ट चार्ज का आवेश पॉजिटिव में होता है और +1 कूलाम होगा और इसको रिप्रेजेंट क्यू नॉट से किया जाता है, यानी आप +Q0 भी लिख सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज का खासियत होता है। और सोर्स चार्ज तो कुछ भी हो सकता है आपका, सोर्स चार्ज निगेटिव भी हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम्स। अब है ये जाना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है सबसे पहले फैराडे द्वारा दिया गया। फैराडे, इसका कंसेप्ट सबसे पहले कौन दिए थे? फैराडे साहब ने। यही बताए थे कि आवेश, यदि कोई आवेश रखते हैं तो इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर कोई दूसरे आवेश को, अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। तो ये आपका फैराडे। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के स्ट्रेंथ को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। यानी सिंपल हो गया, जैसे कि कोई चार्ज लेते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, यानी विद्युत क्षेत्र बनेगा। और उस विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर जो उस विद्युत क्षेत्र का स्ट्रेंथ होता है, मतलब सपोर्ट ये स्पेस बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस स्पेस में हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, जो उसका स्ट्रेंथ होगा, ताकत होगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, किसी दूसरा अलग डिफिनेशन ये भी हो सकता है, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। यानी अब मैथमेटिकल व्यू से देखा जाए तो कोई चार्ज लेते हैं, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर उस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इस डिफिनेशन से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्राइवेशन निकलता है, फॉर्मूला निकलेगा। जैसे कि सपोर्टेड, मान लेते हैं कि ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स चार्ज। अब ये जब सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये चारों तरफ क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अब ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, विद्युत क्षेत्र बना है, तो अब इसमें अंदर हम कोई एक पॉइंट इसमें हम डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि सपोर्ट मान लेते हैं कि ये पॉइंट है। अब है इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई धन आवेश, तो जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। मतलब वैसा पॉजिटिव चार्ज लेंगे जिसका आपका आवेश 1 कूलाम होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब है इस पॉइंट पर चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। अब इसका है सोर्स चार्ज से डिस्टेंस क्या है उसको नोट कर लेते हैं। तो इससे डिस्टेंस मान लेते हैं आपका r हो गया, है ना। तो अब है इस चार्ज पर कितने फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब कितने फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वह क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। फिर से समझिए, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब यहाँ तक यदि कोई चार्ज को लाते हैं तो उस पर आपका क्या करे, अपना फोर्स एक्सपीरियंस करे, अपना फोर्स लगाएगा। दूसरी बात, अब है उस क्षेत्र के अंदर हम एक इकाई आवेश को लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पर रखते हैं, है ना। अब इस पॉइंट पर जब रखा जाता है तो देखना है कि इस पॉइंट पर इस चार्ज को रखने से दोनों चार्ज के बीच में कितने बल लग रहा है। जो बल लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का क्या हो गया, फोर्स ही हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ही हो गया। लेकिन इसमें एक चार्ज जो है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इकाई धन आवेश होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि फोर्स का डेरिवेशन कैसे निकलता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे कूलॉम लॉ से। इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हिंदी में विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत बल विद्युत बल का क्या होता है फॉर्मूला, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन
और क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका Q रहेगा और Q नॉट रहेगा और अपन क्या हो गया आर स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा क्योंकि डिस्टेंस आर है, एक चार्ज Q है एक चार्ज Q नॉट है। तो इस प्रकार से 1/4 Q नॉट अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q नॉट जो है क्या है आपका 1 कूलम है, क्या आपका 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा F बराबर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे क्या आर स्क्वायर। तो अब ये भी फोर्स ही है लेकिन इस फोर्स का एक्स्ट्रा नाम दिया गया है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसे अब फोर्स नहीं कहकर क्या कहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तो आप कंसेप्ट समझ ही रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, ई से लिखा जाता है, यानी ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिखना है, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, सदिश राशि है, ये क्या है आपका सदिश राशि यानी वेक्टर है, सदिश है, इसकी डायरेक्शन होगा और इसकी डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स की डायरेक्शन होगा। तो याद रखिएगा जो बल की दिशा होता है वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब इसका है एसआई मात्रक क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है, ई का एसआई मात्रक एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इसको शॉर्ट में लेते हैं एन आपका C-1। इसका एसआई मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलम, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, ये दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि आप जान लेते हैं कि एक चार्ज आपका Q है, कैपिटल Q मान लेते हैं, और एक चार्ज आपका स्मॉल q है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस जो है r है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है आपका r है। तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, जानते हैं कूलॉम लॉ से क्या होगा, फोर्स इक्वल टू, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा यानी F होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, F जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q कैपिटल Q और स्मॉल q बटे क्या आपका आर स्क्वायर होगा, ये फोर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यदि आप इस चार्ज को इकाई कर देते हैं, है ना, यानी इस चार्ज को जब इकाई करते हैं तो यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है ना। तो अब इस चार्ज को इकाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q से डिवाइड करना पड़ेगा, तब नहीं इसमें आपका Q, जैसे Q 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब Q के जगह पर 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, Q से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़े थे कि यदि आपका एक चार्ज यूनिट रहेगा, एक चार्ज यदि एक आवेश इकाई हो गया तो उस दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो यहाँ पर इस चार्ज को हमें यूनिट करना है, इकाई करना है, तो इसमें Q चार्ज की जगह पर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल q से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अब बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई Q हो जाएगा, समझ रहे, क्यों समझ रहे, यानी यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या कीजिएगा, Q से ही डिवाइड कीजिएगा। तो ये जो यहाँ तक है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर के जगह पर यह फर्क आ जाएगा, तो इम्प्लाई यहाँ पर देख रहे हैं E इक्वल टू जो होगा आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 1 चाहे ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, ई का फॉर्मूला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन आर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत बल के बीच क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं यदि कोई सोर्स चार्ज क्यू लेते हैं और एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू लेते हैं, और यदि दोनों के बीच दूरी r है तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात है, यदि अब क्यू स्मॉल क्यू को इकाई कर दिया जाए, यानी यूनिट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, क्यू नॉट जिसका आज जिस पर चार्ज क्या हो आपका 1 कूलम हो, तो यदि क्यू को यूनिट चार्ज कर दिया जाए तो इसके बीच लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का ड्राइवेशन है, फॉर्मूला है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। दोनों फार्मूला का यदि आप कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे कि आपका E बराबर, दोनों कंपेयर करने पर आपका पता चला कि इसमें स्मॉल क्यू है, इसमें स्मॉल क्यू नहीं है ना। तो E बराबर आप ऐसे लिखे 1/4πε0 और क्यू अपॉन r स्क्वायर, और इसको सकते हैं स्मॉल क्यू ऊपर भी एक डालिए, एक स्मॉल क्यू क्या डालते हैं आपका नीचे भी डालते हैं, ऐसा लिखा है, फिर कट कर वही आ जाएगा E बराबर। अब इसको दूसरी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r स्क्वायर, ये बाहर निकल गए, इसको एक तरफ करते हैं तो इंटू सॉरी क्यू अपॉन r स्क्वायर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाले तो 1/, क्या हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिएगा इसके जगह पर क्या रखा जाएगा, F रखा जाएगा, तो आपका क्या होता है, इम्प्लाई हो जाएगा E इक्वल टू हो गया, E इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। तो आपने क्या समझ गया कि यदि फोर्स दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपका जिस चार्ज पर लगने वाले फोर्स दिया हुआ है उस चार्ज से आप क्या किया, केवल डिवाइड कर दीजिएगा। तो F बराबर E बराबर F अपॉन क्या हो जाता है, Q हो जाता है। इसलिए इसको आप इस तरह से भी सकते हैं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका QE हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्या होगा QE हो जाता है। चलिए ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 और E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो यदि कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस बातों पर डिपेंड करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है E जो है आपका किस पर डिपेंड करता है, पहले ये जो पहला है आपका सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज मतलब क्यू, सोर्स चार्ज का मतलब हो गया स्रोत आवेश, स्रोत है ना, यानी स्रोत आवेश पर ये निर्भर करती है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन क्या होता है आपका, डिपेंड्स ऑन आर। तो दूसरा आपका डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर है, तीन बातों पर भी डिपेंड करेगा। क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो नहीं करेगा, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज, डिपेंड्स ऑन क्या था आपका टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट या स्मॉल क्यू, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, चलिए एक एग्जांपल है जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बीच रिलेशनशिप से बनेगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट्स फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स in a uniform electric field of 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू नॉर्थ। यानी आपका 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी दिशा नॉर्थ की ओर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितने बल लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम इलेक्ट्रॉन को लाते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लाइएगा तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ये हमें निकालना है, समझ आता है। यानी फील्ड दिया हुआ है और फोर्स किस पर निकालना है, हमें इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, यानी फोर्स निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दिया उसको देख चलते हैं। गिवन डेट्स
क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ तो क्लियर है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है आपका क्यू नो, यहाँ पर जो क्यू नॉट होगा, क्यू बराबर जो होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना। और इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हैं क्या होता है, -1 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, इसका चार्ज क्या होगा आपका ई हो जाएगा। अब ई का मतलब क्या होता है -1.6 इंटू 10⁸ है ना, 10 क्या होता है आपका -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया है ना, इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट अब क्या जानना है आपका, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना जो है आपका ड्यू टू नॉर्थ है, ड्यू टू क्या आपका नॉर्थ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब जानते हैं सिंस एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है क्यू ए। क्या होता है आपका क्यू ए। तो यहाँ पर क्यू कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अब गुने ई कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ आपका 4 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस क्या हो जाए आपका 8 इंटू 10⁻⁻ क्या आपका 15, -90 में से 4 घट गया तो माइनस क्या आएगा 15 आएगा। और ये 16 से 1.8 बचेगा, इतना हो गया। ये इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, लेकिन किधर होगा आपका ड्यू टू नॉर्थ ही रहेगा। लेकिन ये निगेटिव फोर्स है, ड्यू टू नॉर्थ जो है क्या आपका निगेटिव फोर्स है। तो यदि इसको पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा आपका 8 इंटू 10⁻⁻15 और आपका न्यूटन ड्यू टू क्या आपका ड्यू टू साउथ हो जाएगा, साउथ। तो आपने पहले क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कब सेम होगा, जब आपका टेस्ट चार्ज या किसी अनचार्ज वो पॉजिटिव रहता है तब। लेकिन यदि अनदर चार्ज निगेटिव रहेगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि अनदर चार्ज जो था इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो जो आपका फोर्स निकला वो निगेटिव निकला है। तो फोर्स निगेटिव निकला है तो उसको पॉजिटिव कीजिएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल बनाते समय डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्शन पूछेगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूला पर तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आराम से निकल जाएगा। ठीक है। थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी आपका पॉइंट चार्ज दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू है जो पॉइंट ए पर है, और क्यू से आर दूरी पर, ओ पॉइंट से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट चार्ज जो है क्यू है। दूसरी बात डिस्टेंस जो है ओ से पी तक, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू आर नॉट है। तो आप यहाँ पर जानते हैं इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू अपॉन का आर नॉट का होल स्क्वायर, आर नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर नॉट कैप, आर नॉट कैप जो है यूनिट वेक्टर है ना, आर नॉट कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड क्यूपी या डायरेक्टेड क्यूपी ना, क्यूपी, क्यू से पी पर। तो पॉइंट चार्ज यदि क्यू रहेगा और उससे आपका आर नॉट डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस प्रकार से लिखा जाता है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन क्यू नॉट का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाता है आर नॉट कैप हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि आप ये भी देखते हैं कि पॉइंट चार्ज रह गया प्लस में, यानी पॉइंट चार्ज, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्टेड आपका रेडियली आउटवर्ड होता है,
पॉइंट चार्ज क्यू प्लस में है तो आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यदि हो गया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रहेगा मतलब धनात्मक धन बिंदु आवेश है ना, या धनात्मक बिंदु आवेश यदि रह गया तो ये जो डायरेक्शन होता है आपका क्या होता है, फील्ड जो होगा डायरेक्टेड ही जो होता है डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब होता है त्रिज्य बाहर की ओर, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य बाहर की ओर, डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड इस प्रकार से, यानी पॉइंट चार्ज है तो फील्ड हमेशा क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलता है। सिंगल चार्ज एकल आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली साइमेट्रिक होता है, स्फेरिकली साइमेट्रिक, इसको हिंदी में कहते हैं स्फेरिकली साइमेट्रिक को गोलीय सममित होता है। यदि कहीं पर सिंगल चार्ज दिया रहेगा, एक आवेश रहेगा तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा स्फेरिकली साइमेट्रिक बनता है। जैसे कि यदि आपका पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है ना, इस प्रकार से, और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपका इस प्रकार से स्फीयर की तरह रहेगा। यदि आपका एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज है लेकिन निगेटिव है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगा वो भी आपका स्फीयर की तरह रहेगा, इस तरह से ऐसा। लेकिन ये आपका इनवर्ड रहेगा, याद रखिएगा, ये आपका इनवर्ड है, ये आपका है रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, और ये है रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो भी रहेगा आपका स्फेरिकल ही बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा क्या रहेगा, स्फेरिकल। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या स्फेरिकल ही रहेगा। जस्ट गोला, जैसे कि मानते हैं कि वो एक आपका स्फेयर है, गोला है, तो उसके सेंटर में यदि चार्ज रखते हैं तो जो गोला होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहे कहलाएगा उसका। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, टॉपिक नंबर 4 में पढ़ना है। आवेश समूहों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी बहुत सारे आवेश दिया रहेगा तो उसके कारण ऑल ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि सपोज दैट कि एक चार्ज आपका यहाँ पर Q है, एक चार्ज ये Q1 से, सपोज मान लो ये चार्ज Q1 है, दूसरी चार्ज Q2 है, तीसरी चार्ज आपका Q3 है, और ये चार्ज आपका Q4 है। ये चार आवेश यहाँ पर दिया हुआ है और चारों आवेश के कारण इस पॉइंट पर आपका P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या कीजिए, कैसे निकलता है इसका कंसेप्ट जानिए। कोई मान लीजिए कि 3 आवेश एब्सेंस है और एक आवेश प्रेजेंट है सपोर्टेड, तो इस केवल Q2 आवेश है सपोर्ट मान लेते हैं, तो Q2 आवेश के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पे निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे, टॉपिक समझ रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 4 आवेश है, 4 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 और क्या आपका Q4 है। ये चारों आवेश के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई तीन आवेश को डिलीट कर देना है, मतलब उसको मान लेना कि नहीं यहाँ पर है, तो केवल Q2 आवेश है, तो Q2 आवेश के कारण यहाँ पर फील्ड क्या निकलेगा वो निकाल लेना है, क्या बनेगा वो निकाल लेना है, विद्युत क्षेत्रता क्या होगा। इसी प्रकार से फिर Q1 के कारण निकाल लेना है, फिर आपका Q3 के कारण निकाल लेना है, फिर Q4 के कारण निकाल लेना है। चारों के द्वारा आपका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। फिर सबका आपका वेक्टर सम करना है। यहाँ पर क्या होता है वेक्टर सम, डायरेक्शन को देखते हुए ऐड करना है।
वेक्टर सम का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है तो जीरो भी होगा रिजल्टेंट। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, यानी पहले इंडिविजुअली चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालकर सबको वेक्टर सम करने पर यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है। तो ग्रुपिंग ऑफ चार्ज को इस प्रकार से निकाला जाता है। तो जैसे कि आपका ठीक है, अब Q2 चार्ज जो है उससे आपका P पॉइंट का डिस्टेंस R2 मान लेते हैं। Q1 जो चार्ज है इससे P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। Q4 जो चार्ज है उससे आपका P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, R4 मान लेते हैं। और Q3 जो चार्ज है इससे P पॉइंट का डिस्टेंस क्या है आपका, R3 मान लेते हैं। तीनों चार्ज का डिस्टेंस निकल गया। तो पहला क्या हो जाएगा आपका E1 जो निकलेगा, E1 क्या कर सकते हैं कि Q1 चार्ज के कारण, Q1 चार्ज के कारण आपका फील्ड क्या बनेगा इस पॉइंट पर। तो E1 उस जो फील्ड बनेगा उसको E1 लिख लेते हैं। तो E1 क्या होगा 1/4πε0 और Q और क्या होता है Q1/R1 का होल स्क्वायर। Q1 क्या रहेगा R1 का होल स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर क्या रहेगा R1 रहेगा। क्या रहेगा R1। दूसरी है E2 निकालना है। E2 क्या होता है आपका Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 जो हो जाएगा 1/4πε0 और Q2 क्या होगा R2 का होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका R2। कैसे लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में आपको बताए थे। फिर निकालना E3 निकालना। E3 क्या हो जाएगा आपका Q3 चार्ज के कारण क्या फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो 1/4πε0 हो जाएगा और आपका Q3 क्या हो गया R3 का होल स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा R3 पर कैप हो जाएगा। फिर निकालना इसी प्रकार से E4 निकालना है। तो E4 में क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा और Q4 क्या होता है आपका R4 का होल स्क्वायर और इंटू R4 पर क्या होता है आपका कैप निकल जाएगा। R4 पर क्या हो गया आपका कैप। तो इस प्रकार से आपका चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। अब ऑल ओवर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर सम है ना, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंडिविजुअली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है U1 U2 U3 U4 सबको हम क्या करते हैं वेक्टर सम करते हैं, जोड़ते हैं तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो निकल सकते कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू हो जाएगा E बराबर यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस का आपका E4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकलेगा। तो आपका सब फॉर्मूला यदि आप पुट करते हैं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा। तो सभी को आपको ऐड करना है। तो ऐड करने में डायरेक्ट देखते हैं कि कॉमन क्या निकलेगा 1/4πε0 सब में है, 1/4πε0 सब में है। तो आप 1/4πε0 को बाहर निकाल लीजिए। अब इसको जब बाहर निकालिए तो क्या बचेगा इसमें Q1/R1 का होल स्क्वायर और इंटू R1 नॉट हो गया प्लस फिर क्या बचेगा Q2/R2 का होल स्क्वायर इंटू क्या R2 का नॉट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा Q3/R3 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा R3 का नॉट होगा प्लस फिर हो जाएगा Q4/R4 का होल स्क्वायर और फिर क्या R4 पर आपका नॉट हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा E इक्वल टू, समझ यहाँ तो ये बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कोई आपका लाइन है उस पर आपका आवेश सभी जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। या कोई सरफेस दिया हुआ है उस पर आपका सभी जगह चार्ज समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये निकालने के लिए सीखना है। या तो आपका कोई वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम में आपका चार्ज आपका समान रूप से फैला हुआ रहेगा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आज ये कि जानिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस रूप में होता है। तो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना, और एक आपका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो एक स्पेस में यानी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वितरण हो सकता है। तो लाइन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो प्रति इकांक लंबाई में जो चार्ज होता है उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। तो सबसे इससे पहले आप चार्ज डेंसिटी थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चार्ज डेंसिटी में थोड़ा पहला आ गया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी में एक में है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हिंदी में कहा था रैखिक या रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा जो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर तीन तरह से होगा, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेलियल से, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा लैम्डा से, तो ये आपका लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यदि टोटल चार्ज मान लेते हैं, चलिए बारी बारी से डिस्कस। एक नंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसे मानते हैं कि ये आपका लाइन है ना, इस पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लेंथ आपका डेलियल मान लेते हैं, डेलियल या डीएल भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके लेंथ को डीएल मान लेते हैं या डेलियल, चलिए। और इस पर टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी इसका क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी जो होगा आपका लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है आपका डेलियल हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या होता है डेलियल। तो इसलिए क्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं लैम्डा इंटू डेलियल, लैम्डा इंटू क्या होता है आपका डेलियल। दूसरी बात है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, जैसे कि ये आपका कोई सरफेस दिया हुआ है, इस पर आपका टोटल चार्ज क्यू है, इसकी एरिया डेल ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आप क्यू बटे डेल ए, क्यू बटे क्या आपका डेल ए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से और सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपका सिग्मा से, तो सिग्मा मतलब हो गया टोटल चार्ज अपॉन एरिया, तो इसलिए हो जाएगा क्यू इक्वल टू इसमें क्या होता है आपका सिग्मा इंटू डेल ए, सिग्मा इंटू क्या होगा डेल ए। थर्ड आपका है, थर्ड में क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, जैसे कि कोई एक ये आपका सरफेस दिया, एक आपका वॉल्यूम स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस का टोटल चार्ज क्यू है, इसका जो वॉल्यूम है आपका डेल वी है, समझे, टोटल आवेश आपका क्यू है, आयतन क्या डेल वी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रॉ इक्वल टू हो गया क्यू अपन क्या हुआ डेल वी, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आयतन आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो है ना, तो क्यू अपन क्या होगा डेल वी हो जाएगा, तो इसलिए आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू डेल वी हो जाएगा। तो यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो टोटल चार्ज इस प्रकार से निकलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो टोटल चार्ज इस प्रकार से निकलेगा, और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा तो टोटल चार्ज इस प्रकार से निकलेगा। यानी यहाँ पर क्या समझ गए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका सरफेस पर है तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका स्पेस में हो रहा है तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये हो गया। तो इस प्रकार से टोटल चार्ज का फॉर्मूला निकलता है। चलिए ये आपका अलग से हो गया। अब इसके बारे में चलेंगे डेरिवेशन के बारे में। चलिए तो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के काइनेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, जैसे कि यदि आपका लीनियर लेके चलते एक नंबर लीनियर के केस में, तो यदि आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा,
डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब रैखिक वितरण यदि रहेगा, रेखीय वितरण, चार्ज का यदि रेखीय वितरण हो रहा है तो आप यहाँ पर टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू डेल V, लैम्डा इंटू क्या था आपका डेल L, क्या था डेल L। इसको आप ऐसे सकते हैं, या Q इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू क्या होगा डेल आपका DL, क्योंकि बहुत अल्प है तो आपका DL भी लिखते हैं, इस प्रकार से निकल गया। तो Q ये निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, सिंस E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एस नॉट और Q बटे क्या होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट और Q के जगह पर क्या हो जाएगा आपका Q के जगह पर हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल एल अब बटे क्या था आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन के रूप में भी कर सकते हैं, इस तरह से लिखाएगा। अब इसमें यदि आपका लिमिट रहेगा, जैसे कि सपोर्टेड मानते हैं कि ये आपका लाइन है, इस पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा फैला हुआ है इस टाइप से, इसकी लंबाई आपका 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल एल तक जा रहा है, समझे यहाँ पर। तो आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट और आपका 0 से लेकर के यल तक हो जाएगा, और लैम्डा डेल यल, लैम्डा क्या होता है आपका, लैम्डा भी आपका बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट टर्म, लेकिन फिर लिखते लैम्डा डेल यल हो जाएगा और बटे क्या आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर डेल यल के जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका यल रिप्लेस हो जाएगा। यदि आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो क्या होगा आपका पृष्ठीय वितरण, पृष्ठीय वितरण यानी चार्ज का यदि आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, पृष्ठीय वितरण दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा जो देखिएगा, जैसे कि इसमें टोटल चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू क्या होता है रो इंटू डेल, रो इंटू क्या डेल, जैसे कि ये सरफेस है, इस पर टोटल चार्ज Q है, चार्ज डेंसिटी रो है ना, इसकी जो आपका एरिया है डेल है, तो आपका क्या होगा रो इंटू क्या हो जाएगा डेल हो जाएगा Q इक्वल टू। तो आपका इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दूसरी तरह से आपका डेल यदि एरिया है तो डेल रहेगा, यदि DA है तो आपका DA लिखा जाएगा, तो रो इंटू क्या हो जाएगा आपका DA हो गया, तो Q इक्वल टू रो इंटू DA। नेक्स्ट आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से आपका A लिखिएगा, टोटल एरिया से यदि आप सपोर्टेड यदि टोटल एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया डेल है और टोटल एरिया ए है, तो 0 से क्या आपका A रहेगा और आपका हो जाएगा रो डे ए अपॉन क्या आपका आर स्क्वायर हो गया। तो पृष्ठीय वितरण रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला होगा। इसी प्रकार से यदि आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आयतन वितरण चार्ज का हो रहा है, आयतन वितरण, तो उसमें क्यू क्या होता है आपका, उसमें हो जाएगा सॉरी पृष्ठीय वितरण में सिग्मा होता है, क्या होता है आपका सिग्मा, तो सिग्मा इंटू डेल है, तो यहाँ पर आपका सिग्मा लिखा है, क्योंकि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा क्या है बताते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। चलिए ठीक है। यदि Q इक्वल टू यहाँ पर आयतन वितरण हो रहा है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा Q बराबर रो इंटू आपका डेल भी हो जाएगा, यानी डी भी लेते हैं छोटा स्मॉल के लिए, डी भी हो जाएगा, तो आपका E इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट और 0 से भी रहेगा, और आपका क्या रो इंटू डी भी बटे क्या था आपका आर स्क्वायर, रो इंटू डी भी बटे क्या होगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। यदि आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर में रहेगा तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका सरफेस में रहेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपका वॉल्यूम में रहेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के व्यू से, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा करके आता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की आयातीय घटक, ये 6 नंबर पॉइंट टॉपिक में पढ़ना है, यानी विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्षेत्रीय घटक क्या होगा। इसमें आपको क्या जानना है, यदि कोई पॉइंट चार्ज दिया रहेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका तीनों एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा और जेड एक्सिस में क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कोई आपका वेक्टर दिया हो तो उसको रिजॉल्व करना है,
यहाँ पर वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसको तीनों एक्सेस में रिजॉल्व करके निकालना है। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में क्या होगा और जेड एक्सिस में क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक्सेस है, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट आपका P है, पॉइंट क्या आपका P है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं R है सपोर्टेड, इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है आपका R है, और ये आपका ओरिजिन आपका O हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है E बन रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E जो बनेगा, इसका भी 3 कंपोनेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक कंपोनेंट इधर जो है आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग को EX मान लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग को आपको EY मान लेते हैं, जेड एक्सिस अलॉन्ग को क्या मान लेते हैं, EZ मान लेते हैं। समझ यहाँ तक। तो आपका ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया, जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E बनता है, और इसका 3 कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस EX है, वाई एक्सिस EY है, और अलोंग जेड एक्सिस क्या आपका EZ है। अब यहाँ पर क्या चलते हैं, तो लिखना पड़ेगा, माना कि आपका पॉइंट P है जो मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता x अक्ष के अनुदिश EX, y अक्ष के अनुदिश EY और z अक्ष के अनुदिश EZ है। अब यहाँ पर जो होगा पोजीशन वेक्टर OP जो निकलेगा क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू होगा आपका R हो जाएगा। और R कैसे लिखा है ये तो मालूम चल रहा है, कैसे लिखा था, XI प्लस YJ प्लस क्या आपका ZK हो गया। XI मतलब x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, वाई एक्सिस वाई आई हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, और जेड आई क्या आपका है, जेड का क्या था आपका, जेड एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस हो गया। तो आर इक्वल टू इस टाइप से लिखाएगा। तो इसलिए आपको मोड ऑफ आर, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड ऑफ आर तो कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपका जेड स्क्वायर, और इसका अंडर रूट रहेगा। या तो इनको ऐसे सर यदि आपका इसको मोड ऑफ आर का होल क्यू निकालना है, मोड ऑफ आर क्या निकाला, होल क्यू, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और सब पर पावर 3 का आपका 2 हो गया। इस प्रकार से मोड ऑफ आर का होल क्यू निकल जाएगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर आपका पॉइंट चार्ज है Q ले लेते हैं, चार्ज आपका Q है, तो आपका पॉइंट चार्ज Q के कारण जो ओरिजिन पर स्थित है, पॉइंट चार्ज Q के कारण टोटल यानी कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगा आपका, कुल विद्युत क्षेत्र कारण P बिंदु पर है, कहाँ पर निकालना है आपका, P बिंदु पर, P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन R मोड ऑफ R का होल स्क्वायर और इंटू क्या यूनिट वेक्टर R होगा, यूनिट वेक्टर क्या आपका R। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन मोड ऑफ R का होल क्यू और इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। समझ यहाँ पर यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब ऊपर भी R से मल्टीप्लाई करता है, नीचे भी R से मल्टीप्लाई करता है, नीचे R क्यू हो जाए, ऊपर एक बार बन जाए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसमें जानते हैं क्या होता है, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो आपका Q रह जाएगा, और R के जगह पर क्या लिखाएगा जानिए, जानते हैं XI प्लस वाई जे प्लस क्या हो जेड के हो जाएगा। तो XI प्लस वाई जे और प्लस क्या हो जाएगा आपका जेड के, XI प्लस वाई जे और प्लस क्या हो जाएगा आपका जेड के हो जाएगा। ये हो गया आपका R के जगह पर, और नीचे बटे आर क्यू के जगह पर क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर पर पावर 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका आर क्यू की जगह पर लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, इसको अलग अलग डिवाइड करिएगा तो इस प्रकार से मिलेगा, ई एक्स जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू एक्स आई बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन
और क्यू बाई जे, क्यू क्या होगा आपका बाई जे अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू जेड के अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा। तो अब यदि इसको, ये जो आपका फील्ड निकला है एक्स एक्सिस के अनुदिश हो गया, ये जो फील्ड निकला है वाई एच के अनुदिश हो गया, और ये जो फील्ड निकला आपका जेड एच के अनुदिश हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि E इक्वल टू ई एक्स, ई इक्वल टू क्या आपका ई एक्स प्लस क्या आपका ई बाई और प्लस क्या आपका ई जेड हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई बाई और क्या आपका ई जेड होगा, जहाँ पर ई एक्स ई बाई और ई जेड क्या आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, मतलब आपका हो गया निर्देशांक अक्षों के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ यहाँ तक। तो अब पार्टिकुलरली निकालना है तो ई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा और ई बाई इक्वल टू ये हो जाएगा और ई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आपको फाइनली निकल गया ई एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू जेड के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3 बटे का आपका 2 हो जाएगा। 3 आपका 2 निकल गया। ई बाई जो होगा ये किधर रहेगा आपका एलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, सॉरी यहाँ पर क्यू आपका जेड ने एक्स आई, क्यू इंटू क्या आपका एक्स आई, क्यू इंटू एक्स आई। दूसरा हो गया ई बाई निकालना, तो ई बाई क्या हो जाए आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू इंटू बाई जे, क्यू इंटू क्या आपका बाई जे और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर पर पावर क्या हो आपका 3/2 हो जाएगा। ये किधर हो जाएगा आपका एलोंग बाई एक्सिस, एलोंग क्या आपका बाई एक्सिस। इसी प्रकार से आपका ई जेड, तो ई जेड में क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया और क्यू जेड के, क्यू इंटू क्या आपका जेड के हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और सब पर पावर 3 का आपका 2 हो जाएगा। ये एलोंग आपका जेड एक्सिस हो गया, एलोंग जेड एक्सिस। तो इस प्रकार से आपका कोई भी पॉइंट चार्ज दिया रहेगा और उसका आपका किसी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकालना है, तीनों कंपोनेंट उसका तीनों एक्सेस में निकालना है। तो क्या कीजिएगा, पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा उस पॉइंट का और पोजीशन वेक्टर निकलने के बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर फिर आपका इस प्रकार से बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है ये सब।